मैं सैयद सफदर अली मूसवी हमारे कलीग सबा खान के साथ मीम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आपके सवालात में आज हमारे साथ मौजूद है एमबीटी स्पोक्स पर्सन और याकुतपुरा एमएलए जनाब अमजदुल्ला खान साहब, कंटेस्टेड एमएलए। कैसे हो खान साहब आप? जी बिल्कुल खैरियत है जी। सबसे पहले तो मीम टीवी के तमाम नाजरीन को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपको और आपके कोलीग सबा खान को भी। खान साहब, अगर आप याकुतपुरा एमएलए होते तो ऐसे कौन से 4 या 5 काम है जिसको आप फौरी तौर पे अंजाम देते? देखिए, सबसे पहले याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। सबसे मेन यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है बिल्कुल ज़ीरो है। गवर्नमेंट स्कूल्स को आप जब तक नहीं सुधारेंगे जी, जब तक जो है याकुतपुरे की असली तरक्की नहीं होगी। तो हमारा इरादा ये था कि 3 बड़े मुकामात पर पूरा गवर्नमेंट के फंड से गवर्नमेंट की लैंड जी, जिसमें जो है KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन देने का हमारा एक इरादा था। तो सबसे पहले हम 3 ऐसे जगह ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई करके रखे थे। ओके। लोग बोलते कि भाई याकुतपुरे में ज़मीन नहीं है। तो मैं जब इलेक्शन में अपने इसी स्कूलों के बारे में बोल रहा था तो हमारे मुखालिफिन मजाक उड़ा रहे थे। बड़ी बड़ी ज़मीनें खाली हैं जो गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो ठीक है, यानी तो गवर्नमेंट बाई कर सकती, खरीद सकती है वो ज़मीन को। तो हमारा इरादा था कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, 3 बड़े ऐसे स्कूल डाले जिसमें हर चीज़ फ्री दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो एक हमारा इरादा था। दूसरा, यहाँ पर जो है कि मेडिकल एंड हेल्थ का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। आप यहाँ से, अब हम जहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, थोड़ी दूर पे एक हेल्थ पोस्ट है जी। एक ज़माने का हेल्थ पोस्ट है, 20-25 साल पहले क़ायम किया गया है। उसके अंदर जगह है, उसके अंदर आप जो है 36 बेडेड हॉस्पिटल डाल सकते हो उसके अंदर जी। एवरी बीमार जो है उस्मानिया जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो है एक 3-4 ऐसे हॉस्पिटल्स बनाना चाह रहे थे जी। एक जो है बिल्कुल सेपरेट वुमेन के लिए, जो वुमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे वो सिर्फ ओनली वुमेन ओरिएंटेड हॉस्पिटल रहेगा। और तेलंगाना का सबसे पहला वुमेन ओरिएंटेड हॉस्पिटल हम डालना चाह रहे थे जी। ताकि वहाँ पर जो है हर वो बीमारी वुमेन का बोलिए। और क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कई ऐसे चीज़ है जैसा ब्रेस्ट कैंसर है, वो है आम होते जा रहे हैं पुराने शहर में। तो डिलीवरी से लेकर थायराइड से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक एक ऐसा मुकाम बनाना चाह रहे थे जी। पूरे तेलंगाना में, एक मिसाल देना चाह रहे थे कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल हम डालना चाह रहे थे। फंड्स की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट में जी, लेकिन लाने वाले की ज़रूरत है। तो दूसरा ये हमारा एम था कि फर्स्ट एजुकेशन एंड सेकंड मेडिकल एंड हेल्थ का ऊपर हमारा था। तीसरी चीज़ ये है कि जो इंटरनल सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का जी। आप रोड दलाते जा रहे हैं, रोड पे रोड दलाते जा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो निज़ाम के दौर में पानी के लेने बिछे हुए हैं वो आज तक वैसी है। निज़ाम के दौर में जो सीवरेज सिस्टम है वो भी आज तक है। तो हमारा इरादा था कि एक 2 साल 3 साल तक जो है अंडरग्राउंड सिस्टम को सुधारना। रोड्स पे हम ध्यान नहीं देने वाले थे कि हर जगह जो है जो वाटर पोल्यूशन आज भी आप देखिए कि जहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं उससे करीब में SRT कॉलोनी, अजमत नगर, इमाम बाड़ा, आपके तकरीबन एरियाज में जो है आज भी वाटर पोल्यूशन आता। लोग पानी खरीद के पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन का एरेडिकेशन, पीने का पानी साफ नहीं आता। हाँ, तो उसमें जो है कि मैं एक्सपर्ट हूँ कि हाउ टू एरेडिकेट वाटर पोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए कारपोरेटर रह चुका है। तो वाटर पोल्यूशन पकड़ना बहुत मुश्किल काम रहता है। वो एक एक डोर को चेक करना पड़ता, कहीं एक महल्ले में अगर वाटर पोल्यूशन आ रहा तो वाटर पोल्यूशन को एरेडिकेट करना और ड्रिंकिंग वाटर को रेगुलराइज करना एक हमारा एम था ये अंडरग्राउंड सिस्टम का। तो 3 बड़े थे कि अल्लाह अगर मौका देता तो इंशाल्लाह हम उसको करवाते थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपकी बात का मुझे लगा, क्योंकि आप लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए हेल्थ इश्यूज के ऊपर इतना ध्यान दिए। जैसे कि आपने कहा ये अगर होता तो ये है तेलंगाना का फर्स्ट होता। एक और एक था उसके अंदर जी कि आप देखिए कि आजकल जो बेबीज पैदा हो रहे हैं हर तीसरे बेबी को जो है हार्ट में होल आ रहा है जी। तो हार्ट में होल या हार्ट सर्जरी होती, लड़का 5 kg का होना या 5 years का होना तो उसको एक सर्जरी होती है। वो सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए कॉस्ट होता है। कर्नाटका में वो सर्जरी फ्री है, महाराष्ट्र में वो सर्जरी फ्री है। रिसेंटली जो हमारे जगन की गवर्नमेंट गई उसमें भी सर्जरी को फ्री रखे, लेकिन वाहिद आंध्र प्रदेश है जो यहाँ पर
हार्ट होल सर्जरी चिल्ड्रंस में वो सर्जरी फ्री नहीं है। तो आरोग्यश्री में भी आरोग्यश्री में भी नहीं, आरोग्यश्री में तो है ही नहीं वो। अच्छा। CMRF से, गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो है 1 लाख रुपए देते और नीलोफर से पेशेंट को रिफर करते एनी कारपोरेट हॉस्पिटल लाइक केयर और स्टार और अपोलो, वहाँ पर 6 लाख रुपए रखते हैं लोग। कोई एक फिल्म एक्टर का एक ब्लड बैंक है वगैरह, उससे 1 लाख रुपए आते, बाकी के 4 लाख रुपए वो ऑटो वाले का बच्चा, ठेले बंडी वाले के बच्चे कई मर जा रहे हैं उसमें जी। तो ये हार्ट होल सर्जरी के लिए या तो मेरे एरिया में या तेलंगाना में कहीं बड़े मुकाम पर 100 एकड़ ज़मीन लेकर उसमें जो है एक हार्ट होल सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होने का, ये भी एक हमारा मोटिव था। हम कई दिन से हम इस बारे में बोलते रहे, लेटर्स लिखे साबिका चीफ मिनिस्टर को, मौजूदा भी CM को, कई MLAs को हम बोल रहे हैं कि भाई आप असेंबली में मसला उठाइए कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके अंदर 8 mm का होल आ रहा, 6 mm का होल आ रहा उनको। और एक उसमें 2 चीज़ थे कि गवर्नमेंट जो है हैंडीकैप पेंशन देती है, तो कैंसर पेशेंट और किडनी फेलियर पेशेंट और जिनका हार्ट फेलियर हो गया वो बिल्कुल कोई काम का नहीं रहता आफ्टर सर्जरी, तो ये 3 पेशेंट्स को भी आप हैंडीकैप ज़मरे में लाकर उनको मिनिमम जो है 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली उनको स्टाइफंड देना, ऐसा भी एक हमारा प्रपोजल था कि जैसा आप माजूरीन को, नाबीना को देते हैं आप हैंडीकैप पर्सन को दे रहे हैं, आप विडो को पेंशन दे रहे हैं, आप जो है एजेड को पेंशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर इनको भी 3 जनों को जो कैंसर पेशेंट्स है, आपके जो किडनी पेशेंट्स है और आपके जो तलस्मिया पेशेंट्स है, इनको भी आप वजीफा देना बोल के एक हमारा मुतालिबा था इसका। मैं यही फीमेल्स के लिए पूछ रही थी, आपने बहुत अच्छी उनकी हेल्थ की बात सोची। यूजुअली हर पॉलिटिकल पार्टी फीमेल्स को एज अ वोट बैंक की तरह यूज करती है, वेरी ऑनेस्टली। अगर आप पावर में होते तो और क्या हमें फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती थी? देखिए आप मेरे वालिद जब MLA थे चंद्रायन गुट्टे के, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, तो हम उनके साथ रह के काम सीखे हुए हैं। वो मेरे वालिदी ने थे एक टीचर में से समझिया, तो आप देख सकते हैं कि ईदी बाज़ार में एक सेटविन सेंटर डाले थे, वहाँ पर सेटविन का एक सेंटर डाले थे। तो एक ज़माने में जो है सेटविन सारे पुराने शहर के ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर था, एक मुख्तलिफ़ किस्म का, खाली टेलरिंग ही नहीं बल्कि उनको ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग, आप उनको जो है स्टिचिंग की ट्रेनिंग, एज ए ये छोटा मोटा टेलर नहीं है, शर्ट शलवार सीना नहीं, बल्कि उनको जो है एक बेहतरीन डिज़ाइनर बनाना लेडी को। आजकल आप देखिए कि एक दुल्हन का अगर आप ड्रेस तैयार करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा, और उसमें वो लेडी को जो है 40 से 50 हज़ार रुपये बचते उसमें। तो हमारा ऐसा इरादा था कि एक ऐसा सेंटर डालना लेडीज़ के लिए, तो उसमें जो है हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि जो यंग विडोस है जिनको एबेंडन्ड वुमेन कहा जाता है, यानी कई ऐसे केस, हर घर में एक लड़की ऐसी बैठी हुई है जो 20 साल से 30 साल जिसकी एज है, या तो उसका तलाक हो गया या तो उसका खुला हो गया, या एक स्पेशल केस ऐसा है जिसका शोहर जो है ना तलाक दे रहा, ना खुला दे रहा, ना कुरा दे रहा उसको। तो ये आज हमारे कम्युनिटी में कैंसर बन गया है ये केस जो स्पेशल अबेंडन्ड वुमन। तो ऐसे ख़वातीन के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस देके उनको खुद मुख्तार बनाना, ना सिर्फ खाली उनको स्टिचिंग सिखाना, डिज़ाइनिंग सिखाना, बल्कि उनको ये ब्यूटिशियन का कोर्स, और अगर कोई पढ़ी लिखी लेडी है तो उनको हमारा इरादा ऐसा था कि उसको पूरा ये MNC कंपनी की ट्रेनिंग देके वर्क फ्रॉम होम, और साथ में एक लैपटॉप उनको देना लड़की को, वो वुमन को। हम ऑलरेडी छोटे लेवल पे सही हमारे प्रजा दरबार के द्वारा हम कर रहे हैं कई दिन से, लेकिन जब अगर MLA बनते, गवर्नमेंट फंड्स आते, तो बड़े पैमाने पे ये लेडीज़ के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करते थे। खान साहब, ये जो प्रजा दरबार का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझता हूँ साबिका जो तेलंगाना गवर्नर जो रह चुकी डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था, और राजभवन ने भी उन्होंने कुछ चालू करा था। तो आपके दिमाग में ये प्रजा दरबार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक्चुअली ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के बाद में, वैसा तो मेरे वालिद के दौर में लोग आते थे, कई मुलाकात करते थे जी। मेरे वालिद खुद कई मरतबा जो है चबूतरे पे बैठकर लोगों से मिलते थे। यानी MLA जो पब्लिक और MLA के दूरी थी वो दूर करे थे 79 में MLA बनने के बाद से। तो हम जब से बचपन से हम ये देखते रहे कि हमारे घर पे तकरीबन आवाम पब्लिक रहती घेरी हुई वालिद साहब को, और वालिद साहब काम में इतना मगलूर रहते थे कि कई मरतबा रोटी ठंडी हो जा रही, आओ आओ बोल के बुलाना पड़ता था अंदर। तो ये लॉकडाउन जब आया, आने के बाद में लोग बहुत परेशान थे,
सबसे पहले मकान के किरायों के लिए परेशान थे, फर्स्ट लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन में 3-3 महीने के। ऑटो वाले जो है EMIs के लिए परेशान थे। जो डायलिसिस पेशेंट्स थे वो लोगों का डायलिसिस नहीं हो रहा था, पूरे हॉस्पिटल्स बंद थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बंद, डायलिसिस नहीं हो रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मैं जो है ये लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग आ रहे थे, एक लेडी आई थी अलियाबाद से, वो जो है डायलिसिस पेशेंट है, पैदल बगैर चप्पल के अलियाबाद से मेरे घर तक पैदल आई थी। तो उस दिन मैं वो लेडी का सुनने के बाद से उसको TX हॉस्पिटल भी जाकर उसका डायलिसिस करवाया था मैं, क्योंकि वो लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डर रहे थे वो दिनों में काम करने के लिए। तो जैसा जैसा हम काम करते गए तो एक दिन ऐसा आया कि किरायों के लिए आ रहे थे लोग, तो हम मकानदारों से डायरेक्ट बात कर रहे थे कि भाई अगर 6 महीने का किराया देना है तो आप 2 महीने का माफ़ करो, हम आपको 4 महीने का देते हैं हम किराया। पहले तो हम 3 महीने बोले, लेकिन क्योंकि कई ऐसे केसेस थे कि वो किराए पे उनकी ज़िंदगी थी, जो एजेड लोग थे, रिटायर्ड लोग थे, तो ऐसा करके हम डायरेक्ट उनको किराया देना स्टार्ट करें। फिर मेडिसिन्स के लिए लोग आने लगे। फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो आज तक मार पड़ी हुई है हमारे पुराने शहर के लोगों को, बोलिए कि जो लॉकडाउन में जो स्कूल के फीसेस नहीं दिए जी, तो कई ऐसे केसेस है, घर में 4 बच्चे हैं तो 3 को स्कूल को नहीं भेज रहे, वो लोग 1 को भेज रहे हैं। कई ऐसे बच्चियाँ, खास तौर पर बच्चियों को इसका इफेक्ट हुआ लॉकडाउन का, वो इंटर पढ़ी हुई है डिसकंटिन्यू, वो 10th पढ़ी हुई है डिसकंटिन्यू। ऐसे बहुत कम केसेस में हम उनकी मदद कर सके कि उनकी फ़ीस डायरेक्टली स्कूल को दें। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया का हम यूज़ किए कि जो भी केस आता हम सोशल मीडिया पे लिखते थे, लोग जाके उनके पैसे स्कूलों में फ़ीस बन रहे थे, लोग जाके उनके EMIs बन रहे थे, लोग जाके उनके मकानदारों पे किराया देके हमारे को इंटीमेट कर रहे थे। तो एक दिन एक तेलुगु रिपोर्टर आया, आके देखा है, सब देखे ये मन्ना ఇది प्रजा दरबार उन्नति बोल के बोला, तो वो रिपोर्टर का नाम दिया सो है ये। अच्छा। तो जब से प्रजा दरबार नाम पड़ गया इसका। माशाल्लाह, जैसे आप अपने फादर से सब कुछ सीखे, जैसे आप बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में, माशाल्लाह से हमने आपके बेटे को भी आपके साथ कई बार देखा है फील्ड में। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी साहिबजादी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है जी। लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अक्सर हम लोग क्या है जब भी निकलते रातों में तो कोई सो रहे तो ब्लैंकेट्स बांटना, सूटर्स बांटना ये। और लॉकडाउन में जो है खुद मेरी वाइफ जो है गाड़ी में राशन के किट्स रख लेके क्लस्टर जोन्स में जाके हम लोगों को राशन दिए, दवाएं दिए। हमारे व्हाट्सएप पे रसीद आती थी, तो यशोदा हॉस्पिटल से हम दवाएं मंगा के, क्योंकि आम मेडिकल हॉल भी बंद थे, तो पूरी फैमिली अल्लाह के फजल से इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि आप जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता पब्लिक में, तो जो फैमिली के साथ आप टाइम नहीं दे सकते तो फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेना उसमें, तो बेहतर ऐसा होता कि दोनों की एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहती। फिर बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, हमारे बेटे भी इन्वॉल्व हो गए। हमारी लड़की भी अक्सर जो है ओल्ड एज होम, आप देखे होंगे रिसेंटली फातिमा ओल्ड एज होम गए थे वहाँ पर, तो ये लोग अपनी पॉकेट मनी जमा कर लेते। और हमारे तकरीबन मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराली रिश्तेदार जो है कनाडा और US में है, तो लड़की फ़ोन करके वहाँ से पैसे मंगा के जाके जो है कभी ओल्ड एज होम में, कभी हॉस्पिटल्स में, स्पेशली जो नीलोफर में जो बच्चों को जो वो लड़के लड़कियां पैदा होते उनके लिए खून की पैकेट की ज़रूरत पड़ती या उनकी, तो अक्सर ये कारनामा करते रहते। तो पूरी टोटल फैमिली इन्वॉल्व है समझिए इसके अंदर जी। बॉलीवुड में जिस तरीके से सलमान खान और शाहरुख खान का जो जोड़ी है, तो जो पिछले असेंबली इलेक्शंस गए उसमें देखा गया है कि नामपल्ली के फिरोज खान और याकुतपुरा के अमजदुल्ला खान, और दोनों ही चीज़ इसमें ये कॉमन दिखी कि दोनों ही बोगस वोटिंग के शिकार हुए। तो आप याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ मैं समझता हूँ 881 वोट्स का जो है उससे आपको जो है शिकस्त मिली। तो क्या आपने कुछ एक हेल्पलाइन बनाई उसके बाद में 881 याकुतपुरा में कोई भी इश्यूज है तो आप ये इमरजेंसी नंबर पे कॉल करिए? नहीं, इसमें यह है कि आप जब देखिए आजकल कम्युनिकेशंस के बहुत आसान तरीके हो गए। पहला ज़माना ऐसा था कि MLA अगर घर से निकल जाता तो फिर वो पब्लिक के टच में नहीं आता था, फिर दोबारा वो मकान पे आना या ऑफिस पे आना। लेकिन आजकल की लीडरशिप बहुत चैलेंजिंग लीडरशिप है। आप सवाल ही नहीं, आवाम को झूठ नहीं बोल सकते। आप अगर कोई झूठ बोलते उसको पकड़ लेते। आजकल पूरे फोन्स पे लोकेशंस आ जा रही कौन किधर है बोलकर। तो इसमें यह है कि आप इजिली एक्सेसिबल रहना, नरम बात करना। आप किसी से अगर फोन पे बात आई, आप देखिए कोई अगर शरारती लड़का है वो, तो वो अगर पढ़ा नहीं हो,
अगर टीचर उसकी अच्छी बात की, उसको इनकरेज करी, उसको सामने बेंच पे बिठाई, उसको अपने लड़के के, तो वो लड़का पढ़ने लग जाता हो। अगर कोई बीमार है, हर आदमी दवा से अच्छा नहीं होता, डॉक्टर का नहीं जा रहा, डॉक्टर उसको हिम्मत दिला रहा, अरे कुछ भी नहीं है जी बीमारी, 2 दिन की दवा खाओ तुम राइट हो जाते, तो वो पेशेंट एक हिम्मत आ जाती है उसको। तो लीडर और पब्लिक में ऐसा रहना, एसेसिबिलिटी रहना उसमें। दूसरी चीज ये है कि आप भले उसका काम नहीं कर सकते, आप भले उसको वो अमाउंट नहीं दे सकते, मदद नहीं कर सकते, मगर आपकी मौजूदगी उसके लिए जो है एक हिम्मतदार रहती है। जैसा कोई एक्सीडेंट हो जाता, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मुझे फोन आता, तो भले नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां पर जाके अगर ठहर गया तो मेरे प्रेजेंस से ये होता कि डॉक्टर्स एक्टिव हो जाता, स्टाफ एक्टिव हो जाता, प्रेजेंस से। अब आपके यहाँ आने से पहले एक कोई स्कूल में इशू आया था कि टीचर मुझे मैसेज की कि यहाँ पर हम कितने की 90% स्टाफ मुस्लिम है, लेकिन ये नॉन माइनॉरिटी इदारा है, इसमें हमारे को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। तो मैसेज की और मैसेज में लिखे कि आप हमारा नाम मत बोलिए। तो मैं वो स्कूल को गया, मैं उनसे बात किया कि भाई जब 90% ये स्टाफ मुस्लिम है और 95% चिल्ड्रंस है, तो आप क्यों अपनी दादागिरी चला रहे हैं यहाँ पर। खैर मैं रिक्वेस्ट किया, मेरे जाने से वो लोग मान लिए बात को। तो ऐसे ये रहता कि कोई भी प्रॉब्लम होने दीजिए। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो हो गया कि व्हाट्सएप पे आप देखिए, आप याकुतपुरा आपके जो शेख फैज कमान का ने पानी भरा था आज सुबह में, मुझे व्हाट्सएप किया, मैं इमीडिएट ट्वीट किया, वो आज लेबर आके काम स्टार्ट कर दिया। कल रात में मैं तालाब कट्टे की रोड पे से कहीं से जा रहा था, इलेक्ट्रिक का शॉक हो रहा था, इमीडिएट गाड़ी रोक के उसका वीडियो लेके मैं ट्वीट किया, सुबह में आके केबल बदल देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करने के लिए राजी है, करवाने वाला चाहिए और सही नुमाइंदगी होना पब्लिक की तरफ से। कई लोग ऐसे रहते, हमको बोलते कि मोहरी भैरी बोलते, तो उसको ये सेंस नहीं रहता कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है या सीवरेज है। बात चीजें जेएचएमसी में आती है, बात चीजें एचएमडब्ल्यूएसएस जैसा सीवरेज लाइन है जो राउंड मेन होल रहता है, वो आता एचएमडब्ल्यूएसएस में आता है, जो स्क्वायर शेप है जेएचएमसी में आता। तो कई लोगों की इसकी मालूमात नहीं रहते। तो आजकल क्या है, हम बोलते फोटो लेके भेजवाते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, नरम बात करना, और यू शुड बी ए गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर है तो 50% ऑफ द सॉल्यूशन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अच्छा, आपने प्रेजेंस की बात करी, प्रेजेंस से याद आया कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि हैदराबाद लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब याकुतपुरा के काफी दौरे किए। अभी जो है हाल ही में उन्होंने स्विंग मशीन भी डाली। तो इंडिया में जब यूपी बिहार में वहां पे जब मुसीबत आती तो वहां पर होते, और हैदराबाद में जब भी मुसीबत आती है और गुर्बत दिखती है तो याकुतपुरा में वो आ जाते। तो क्या रीजन है इसका? नहीं, उसमें देखिए कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस और नशा जो है वो याकुतपुरे के लोग तोड़ दिए उनका नशा। अच्छा, वो जो उनके जुमले थे कि याकुतपुरा हमारा किला है तो फलाना है। तो आजकल पूरा एजुकेशन आ गया, याकुतपुरे के भी 95% लोग एजुकेटेड है यहाँ पर जी, और दे नो वेरी वेल। तो उनको आप देखिए, एमआईएम जो ओल्ड सिटी में जीतती, उसकी मेन वजह यह है कि आप उनको अल्टरनेट नहीं दे रहे। Exactly. आप मजबूत कैंडिडेट डालिए। अब जैसा फिरोज खां है, वो भले कोई पार्टी से लड़े होंगे उन्होंने, नामपल्ली में आप देखिए कि ही इज गिविंग ए गुड फाइट। तो याकुतपुरा में हम है, आप देखिए कि हम लोग समझे हमारे मिशन को कि भाई ये बंदा जो है कुछ काम करके बता सकता, ही इज रेडी टू फाइट बोल के हमारे पे भरोसा करे जी। तो ऐसा अगर आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी अगर गुड फाइट दिया, आप अच्छा बंदा दिए, तो बराबर उनके लिए चैलेंज है। और याकुतपुरे का रिजल्ट उनके लिए बहुत बड़ा, यानी कान के बाजुक से गोली गई समझिए उनके। तो बहुत परेशान है वो लोग। याकुतपुरे में आज जो है, याकुतपुरे के वोटरों को मैं सलाम करता हूँ कि आज सदर साहब अपने हाथ से मशीना बांटने पे मजबूर हो गए लोगों को, कि जो उनके ऊपर बात कही जाती थी कि जो शख्स आंख का मैल नहीं देता, आज उन्हें मशीना बांट रहा हूँ जी। तो लोग जो है वोटर, आप अक्सर आप भी बोलते कि भाई आप अपने राइट्स को समझो। आप जी, आप जब अगर फर्ज करिए, अभी तो आपको जो है 48% पोलिंग हुई याकुतपुरे में, अगर फर्ज करिए 100% अगर पोलिंग हो जाए, वो जो 50% नाराज है इनसे, अगर वो इनके नाराजगी में अगर 50% वोट आ जाए तो क्या होता आप देखिए कि जमानतें जब्त हो जाएंगी मुखालिफिन की। जैसे कि हम देखिए कि आजमपुरा से आपकी वाइफ भी एज अ कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्ट करे थे, आगे फ्यूचर में भी ऐसा कुछ प्लान है?
नहीं बोला ना मैं कि हमारी पूरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली तो है, बिल्कुल, लेकिन तो ये आप ये था कि मैं ऑलरेडी हम पहले चंचलगुड़े के कारपोरेटर थे, जी तो वो अभी मैं कारपोरेटर बन के 1 साल नहीं हुआ, हमारे मुखालिफिन शुरू कर दिए थे कि ये सीट रिजर्व होने वाली है, ये ऑफिसर्स बोल रहे थे, मैंने कहा साहब आपकी सीट रिजर्व हो रही। तो फिर हम हिजरत करके आजमपुरे पे आए हम। फिर आजमपुरे में मैं, क्योंकि पहली कॉन्स्टिट्यूंसी में लास्ट टाइम जो हमारा बजट मिला था वो हम वो लास्ट ईयर का बजट भी यूज़ नहीं कर सके कि हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो कर दिए थे, अंडरग्राउंड सीवरेज, वाटर लाइन, हर वो काम करके दे दिए। यहाँ तक के जो खबरस्तान के दीवारें उठाए, सिटी में कहीं भी इतना ज़बरदस्त काम नहीं हुआ। जो सुल्तान दरा, आपके इबादुल्ला शाह, छोनी नादेली बेग के खबरस्तान आप आज भी जाके देख सकते हैं कि 100% लाइटनिंग सिस्टम, 100% बाउंड्री वॉल, कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। तो फिर हमारे को नया चैलेंज मिला आजमपुरे में भी हम करोड़ों रुपए के काम करवाए। आजमपुरे से इलेक्शन जीते तो दूसरे दिन से शुरू हो गया ये सीट भी रिजर्व होने वाली, वुमेन होने वाली है, बल्कि तो उसको भी वुमेन करिए। तो हम हिजरत करके अकबराबाद गए हम। अब क्योंकि डिमांड था लोगों का, भाई ये लेडीज है, आपकी फैमिली से लड़ाई है, आपकी वाइफ को लड़ाई है, तो फिर हमारे वाइफ लड़े थे वहाँ से, ऐसा हुआ, बहुत कम मार्जिन से हारे। एमपी इलेक्शन भी अगर आप लड़ लेते तो शायद वो भी वुमेन रिजर्व हो जाती आगे जाके। नहीं, इंशाल्लाह इरादा तो है। देखिए ऐसा बाज़ वक़्त क्या रहता है, एक कदम पीछे हटा के वार करना पड़ता, तो लड़ाई में जो है एक कदम पीछे हट के रेडी होके फिर हमला करना पड़ता, तो वो एक कदम पीछे हटना, उसको वो है, समझिए। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो अमजदुल्ला खान क्या होते? मेरी एक, देखिए मेरा बचपन से एक ख्वाब है और एक मेरा वो है कि एक ओल्ड एज होम डालूं मैं बोल के। अच्छा। शुरू से वो मेरे को कैसा, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, इनायत खातून नाम था उनका, शी वॉज ए कस्टोडियन ऑफ ये जो आराम घर है ना, जो मैं समझता हूँ सरोजनी पुल्ला रेड्डी का जो आराम घर है अभी भी, तो मेरी नानी वहाँ पर जो है, शी वॉज बड़े पोस्ट पे थे वहाँ पर। हम बचपन में यहाँ से ट्रेन में बैठ के वहाँ आराम घर पे ट्रेन उतरती थी, वहाँ से एक रिक्शा आता था, मेरी ग्रैंड मदर के साथ बैठ के मैं जाता था। तो जब मैं छोटे से देखता था कि वहाँ पर ऑलमोस्ट एक 600-700 पीपल रहते थे वहाँ पर, जो अबैंडन जिनके लोग नहीं देख रहे, तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा कहीं ओल्ड एज होम डालना, और उसके अंदर पूरा एवरीथिंग शुड बी देयर, हॉस्पिटल रहना, उसमें एक प्ले एरिया रहना, ताकि ज़ईफ़ लोग जो है निकल के उसमें बैठे। तो अब पॉलिटिशियन तो अभी भी नहीं है, सोशल वर्कर बोलिए आप, एक खादिम बोल सकते हैं आप। तो वालिद को देख के बड़े हुए कि वो बेचारे कभी भी अपने आप को एक पॉलिटिशियन नहीं समझे उन्होंने। तो कई मरतबा ऐसा होता कि एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ मेरे वालिद का, कि शदीद पानी की गर्मी चल रही थी, और बाबा नगर जब नया नया बसा था तो सी ब्लॉक में पानी ऊपर नहीं जाता था, कोई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को लाके दौरा कराए, तो जब उसको ऊपर लेकर गए थे, अब जो बाबा नगर सी ब्लॉक में बड़ी टांकी बनी हुई है उसकी वजह से आज पूरा बाबा नगर में, तो खान साहब जो है पूरा पहाड़ लेके ऊपर चढ़े मिनिस्टर को और वाटर वर्क्स के एमडी को। जब आधा उतरने के बाद में कोई एक ऊपर से कोई रिक्शा चलाने वाला एक ऊपर ठहर के पुकारा, अरे खान साहब मेरे से बगैर मिले आप जा रहे हैं क्या? तो ये मिनिस्टर को, ऑफिसरों को रोक के ऊपर गए, फिर उससे जाके मिल के आए। तो ये मैं इसका आईनी शायद हूँ। तो बहुत ही नरम मिजाज के इंसान थे वो। तो हम भी है कि आज भी हम पॉलिटिशियन नहीं है, आई एम जस्ट ए वर्कर। फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? फ्री टाइम में रीडिंग करता हूँ, मेरे को रीडिंग की बहुत ख्वाहिश है कि आई रीड। अब आजकल तो इंटरनेट पे सारे बुक्स अवेलेबल है। फिक्शनल भी पढ़ते हो या नॉन फिक्शनल? नहीं, ऑल। क्या उसमें एक रहता जी कि जैसा आजकल पाकिस्तानी ड्रामेस आ गए, देखिए आप। जी। तो थोड़ा आई एम ए रेगुलर पाकिस्तानी ड्रामा। आपका फेवरेट कौन सा प्रोग्राम? अब एक रिसेंटली आया, देखिए वो चल रहा, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई ये आई एम फॉरगेटिंग, दुनिया। तो अभी चल रहा हो, देख रहा हूँ मैं, वहाँ भी सत्ता है। ड्रामा की बात कर रहे हैं, ड्रामा तो ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी काफी हो रहा है। बात करेगी पार्ट 2, बात करेगी। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासी जलसों में जमहूरियत की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और उन्हीं के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके के इंसिडेंट देखे जा रहे हैं कि सवाल करने पे पार्ट 2 बनाया जा रहा है। उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दिखते, यानी उन्होंने जमीन के जितने ऊपर है, उन्होंने जमीन के उतने अंदर है, समझिए आप।
अच्छा। तो वो बेचारे जितने जो गुफ्तगू रहती अल्लाह रसूल के बातें करते जी। और बैठ के बड़े बड़े मीटिंग्स में जो है यानी ज्ञान बांटते उन्होंने बैठ के, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब 94 में फर्स्ट टाइम इन्होंने एमएलए बने थे जी। तो बाज़ाफ्ता किशन बाग में जो है एक बड़े ऑफिस था वहाँ पर, एक टॉर्चर रूम टाइप में था कि लोग अगर कोई मजलिस के मुखालिफ है तो उनको लाके वहाँ पर बंद के मारते थे वहाँ पर। अच्छा। तो आप देखिए कि ये एक असदुद्दीन ओवैसी बोल के नहीं है कि आप तारीख देखिए अवैसी फैमिली की, ये गुंडागर्दी, ये लोगों को डराना धमकाना। आजकल सोशल मीडिया आ गया तो सबको बात बाहर आ रही हो कि पार्ट 1 आ रहा और फौरी पार्ट 2 बन जा रहा। कुछ दिन जाएंगे लोगों का आप जो है सो भी थोड़ा बहुत डर खौफ निकल जाएगा तो पार्ट 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पार्ट 1 ही चलेंगे समझिए आप। तो अब हाल ही में यहाँ पर जो पीछे भी एक आदमी को ऐसी उठा, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला था उनके खिलाफ में, उसको 3 आदमी आए उठा के। बहरहाल ये सब क्या हो रहा है, ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है? पोलिस सिस्टम जो है बहुत वीक है हमारे यहाँ। ओल्ड सिटी में जो भी इंस्पेक्टर आता है उसको ये बोलते हैं कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद एमआईएम लीडरशिप एंड वर्क हियर। तो उसकी वजह से जो रहा, जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स एबिलिटी की बुनियाद पे नहीं हो रही बल्कि पावर किससे रिश्ता है उसकी बुनियाद पे। यहाँ पर कई पुलिस ऑफिसर्स हमारे को अकेले में बोलते हैं कि साहब आप लोगों का दिल है जो ओल्ड सिटी में आप लोग लड़ रहे हैं। ये उत्तम कुमार रेड्डी जब पीसीसी सदर थे उनके ऊपर जब हमला हुआ था मीरचौक पुलिस स्टेशन पे, ये मोहम्मद अली शबीर पे जब हमला हुआ था, आज भी बेचारे उत्तम कुमार रेड्डी भी कुछ दिन पहले भी मिले मेरे को, वो याद करते कि भाई तुम लोगों का ही दिल है जो यहाँ पर पुराने शहर में रह रहे हैं आप लोग बोल के। तो बहरहाल यहाँ पर का जो है गुंडागर्दी दादागिरी मजलूम के साथ करते, गरीब के साथ करते। अच्छा। कोई हमारे वैसा मिला तो हमारा कभी पार्ट 2 नहीं बना। तो आप पावर में आते तो क्या आप बना देते पार्ट 2? नहीं, देयर शुड बी डेमोक्रेसी। आप ये देखिए जयललिता जिस वक्त पे सीएम बनी थी तो पूरे असेंबली में एक भी आदमी, खाली ओनली 1 करुणानिधि जीता था जब, तो एक भी आदमी नहीं था। तो जयललिता से पूछे कि आपके लिए पूरा 5 साल मैदान खाली है तो आपका अपोजिशन कौन है? तो उन्हें ये अल्फाज बोली थी कि प्रेस एंड मीडिया इज माय अपोजिशन बोल के बोली थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि आदमी को जो है अब स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो उन्हें और उछलेंगे उन्हें। तो आज़ादी रहना चाहिए, आज़ादी इजहार, यानी आप कुरान के एतबार से भी देखिए, इस्लामी एतबार से देखिए, जमहूरी एतबार से देखिए, संविधान के एतबार से देखिए, आपको जो है इजहार ख्याल रहना चाहिए, लोगों को बोलने की इजाज़त रहना चाहिए। आप अगर फ़र्ज करिए आप उसको डरा के पार्ट 2 बना रहे हैं मगर उसका पूरा अफराद ख़ानदान तो आपसे खिलाफ में हो गया। वोट डालते वक्त जाके तो ये देखिए जो 45,000 वोट मिले याकूतपुरे में, चार मीनार में आप देखिए क्या हालत है। खुद चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी अपने आप को इतने बड़े लीडर बताते हैं, लेकिन कितना पैसा खर्चा करते हैं आपको अंदाजा है कि 6 महीने पहले से पैसे खर्चा करना स्टार्ट कर देते गुंडों को, बदमाशों को। तो पुलिस सिस्टम अगर रहा चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में, जब पुलिस सिस्टम बहुत मजबूत था वहाँ पर, आप बताइए कि पूरे चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में क्या कभी आप सुने क्या एमआईएम वाले किसी को ले जाके उठा के मारे बोल के, क्या कोई तालाब कब्जा हुआ बोल के सुने क्या? आप बताइए। ये जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने उसके बाद में रोशेया, किरण कुमार, ये केसीआर साहब आने के बाद में तो कुल्लतन हो गया था मामला पुराने शहर में जो है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि चंद्रायन गुट्टे पे एक इंस्पेक्टर साहब थे, तो एक साबिका कारपोरेटर और मौजूदा उनके बेटे कारपोरेटर सर्कल का गला पकड़ लिए पब्लिक में, वो लोग झिड़कियाँ देके गालियाँ देके। क्योंकि बाद में मैं वो सर्कल से पूछा कि भाई इन्हें इतनी बदतमीजी क्यों करा। हमारे ए.के. खान साहब जो उस वक्त पे कमिश्नर थे, मैं ए.के. खान साहब को बोला कि आपकी वजह से ये फोर्स का मॉरल डिमोरल हो जा रहा है फोर्स का। तो ये बोले कि नहीं, उन्हें कुछ घर कब्जा कर रहा था तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करा। तो वो गुस्सा रख के एक लड़का लापता था, बाद में उसकी लाश नाले में निकली तो पुलिस लाश निकालने गई तो इन्हें गुस्सा निकाल रहा। अच्छा, इसका मुद्दा अलग है लेकिन आके वहाँ पर सर्कल को ढकल दे रहा। जब वो इंस्पेक्टर प्रोटेस्ट किया चंद्रायन गुट्टे का तो उठा के उसका ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि लकड़ी के नीचे मगड़ी नाचती। तो जो पुलिस अगर सिस्टम सही रहा तो ना किसी का पार्ट 2 बनता ना किसी का। ये सिमिलर इंसिडेंट नामपल्ली में भी देखा गया था जब माजिद हुसैन साहब और फिरोज खान साहब के बीच में जो झड़प हुई थी, उसमें एमआईएम के कुछ कारकुन लेडी कांस्टेबल के हाथ से डंडा लेके वो लोग ने मारा और उसको कुछ हुआ भी नहीं। तो क्या पुलिस खुद
इंफीरियोरिटी इन कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी का शिकार है, या इनको लेके वो खुद डर रहे हैं? पुलिस में रिफॉर्म्स कैसा आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर एमआईएम का एमएलए है वहाँ पर पुलिस की पुलिसिंग बिल्कुल जीरो है। वहाँ पर एमएलए वहाँ का डीसीपी रहता और वहाँ का इब्तदाई का सदर सर्कल रहता वहाँ का, और कारकुना वहाँ पर। आप एक चदरघाट पुलिस स्टेशन है, मैं एक दिन गया रात में कुछ काम से, तो एक एमआईएम का सदर, वो आपको याद है, वो आंख पे डालो औरतों को बोल के जो अक्सर बोलता, जी, उन्हें जो है एसआई की कुर्सी पे बैठा हुआ है, एसआई सामने टहल रहा अपनी कुर्सी फाइल ले लेके, काम बैठूं मैं बोल के। तो कुछ पैरेलल गवर्नेंस चलती है उस सिटी में एमआईएम? पैरेलल गवर्नेंस नहीं है ये। क्या है कि आप देखिए, जब मुसलमानों का कोई इश्यूज आते, वक्त प्रॉपर्टीज कब्जा हो जा रही, मुसलमानों के इनकाउंटर हो जा रहे हैं, मुसलमानों के आपके वो हो रहा, तो आप जो है हुकूमत से कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं आप। यू आर नॉट रेजिंग द इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। मुसलमानों के ताल्लुक से आप इश्यूज नहीं उठा रही और गवर्नमेंट को मदद कर रही। अब रिसेंटली आप देखिए जैनूर में इतना बड़ा फिसाद हुआ, रिसेंटली संगारेड्डी में एक बच्ची को ग्रेनेड डाल के मार दिए, फिर कितने ऐसे वाक़ियात हो रही। वनपर्ती में जो है मुस्लिम लड़कियों के बुरखे खींच दिए घुस के अंदर। ये तमाम इश्यूज पे आप खामोशी करके सिर्फ अपनी ओल्ड सिटी में दादागिरी चला रहे हैं। अगर इन गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशन आए तो यहाँ इनकी दादागिरी नहीं चलती। यहाँ पर किरण कुमार रेड्डी पीरियड में, जब किरण कुमार रेड्डी वाज सीएम, आप बताइए क्या किसी का पार्ट 2 बना था? क्या किसी के साथ ऐसा जुल्म हुआ था? क्या बताइए। पुलिस वाले यही अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करके लेके जाके जेल में डाल दिए थे, नखरे करे तो यहाँ पर द मेजर कॉज, आप जैसा हमारे फिरोज खान साहब का माजिद हुसैन के झगड़े का जो बोल रहे हैं कि भाई एक अपोजिशन कैंडिडेट है, उन्हें खुद दुनिया के वोट लिया हुआ है, 5 इलेक्शन लड़ा हुआ है। वहाँ पर एक इश्यू आया था कि एक बड़े हजरत जो है वो रोड कई दिन से खुदी भी है, कई अपार्टमेंट्स में गाड़ियां अंदर रखे हुए है, तो एक आदमी जाके वहां पर उसके बारे में मिजाज पुरसी कर रहा, उसका हक बनता, ही हैज टेकन ए लॉट ऑफ वोट्स, तो उन्हें अपनी जाके मालूमात कर रहा है, एक अपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रहा उन्हें। आप जो है दनादन एक 25-30 आदमी को लेके आके आप उसके ऊपर हमला कर दे रहे, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं आप। और एक चीज नोट नहीं की, बाजू से कुछ खवातीन जा रही, बुरखा पोश खवातीन, उनपे भी हमला कर रहे हैं। लेडीज कांस्टेबल का लट खींच के लेडीज कांस्टेबल को मार रहे हैं। अब आप बताइए, कमिश्नर साहब कोई एक्शन नहीं लिए। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज क्या होता है यहाँ पर, कुछ भी वाकया होता है काउंटर केस। मैं आप पे हमला करा, आपके ऊपर भी केस, मेरे ऊपर भी केस, ट्रेंड बन गया वो। ये क्या ट्रेंड है बताइए आप। अच्छा, फिर कमिश्नर साहब जो है जज के पावर्स यूज करते हुए दोनों को बुला के काउंसिलिंग कर रही, नहीं लड़ना बोल के। तो ये बिल्कुल ही अनियालम जिसको बोलते हैं ना, जैसा बिहार में, यूपी में उठा के लेके जाके अपोजिशनों को मार दे रही, गोलियां मार दे रही, वो यहाँ पर ओल्ड सिटी में चल रहा है यहाँ पर। तो शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के नहीं होंगे उनकी नजरों के सामने, मतलब उनको पता नहीं होगा ये वाकयात हो गए, क्योंकि वो तो संविधान की बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं है। सुनिए आप मेरी बात में, ये फिरोज खान पे हमला होने से 10 दिन पहले से माजिद हुसैन एमएलए लोगों में बोल लेते फिर रहा था कि एक बार इसका बताता हूँ, मैं एक बार इसको मारता हूँ, ऐसा करे तो डर जाते हैं लगा, नेक्स्ट टाइम कहीं इस पार्ट पे नहीं आता, इन्हें ऐसा करना पड़ता मामा बोल लेते। इन्हें लोगों में फिर रहा था और उस चीज का पुलिस को भी इत्तला थी, उस चीज की जो है असदुद्दीन ओवैसी को भी इत्तला थी। आप बताइए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को ये बात की इत्तला नहीं थी, ये गुंडागर्दी की, ये पार्ट 2 बनाने की इत्तला नहीं है, तो इमीडिएट आप शोकास नोटिस देना। आप एमएलए रहो, एमपी रहो, कारपोरेटर रहो, कोई भी रहो, उसको बुलाना, पाबंद करना, लोगों को बुला के आप बात करना। आप खुद प्लान डाल के बोलते हैं ऐसा कर तू बोल के, ऐसा करे तो अवाम में डर खौफ रहता, 5 साल तक तू सुकून से रहता, नहीं तो फिरोज खान तेरे को अजाब कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। जो आदमी एक एमएलए है, आप बताइए, ही वॉज ए कारपोरेटर, ही वॉज ए मेयर, फादर ऑफ सिटी बोलते, मेयर बोले तो आप आज एमएलए बनाया। अल्लाह ताला आपको मुखालिफिन अपनी जगह, आप जो है बेहतरीन अंदाज में आप बात करिए, मुखालिफिन को बोलने दीजिए। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो इसमें ये इन लोगों की आदत है, ये ऐसा गुंडागर्दी करना, डराना लोगों को, एक 25-25 एक आदमी की आंख पे जाना। तो फिरोज खान देखिए डरने वाला शख्सियत नहीं है। फिरोज खान के ऊपर कई मरतबा अटैक हुआ, गोलियां लगे, वो खुद आदमी जो है सर पे कफन बन के फिर रहा उन्हें। तो फिरोज खान ऐसा डराने से नहीं डरने। अटैक तो असद ओवैसी साहब पे भी हुआ था यूपी में, गाड़ी पे गोलियां चली। तो साहब जुल्म तो उनके ऊपर भी हो रहा है, अब तो उससे तो डिनाई नहीं कर सकते आप। नहीं, उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन गोली कहाँ लगी ये बताइए आप मेरे को। मारने वाला कहाँ मारा गोली? टायर पे मार रहा। यानी इतना हमलावर, इतना कच्चा हमलावर है उन्हें कि उन्हें पटाखे फोड़े वैसा कर रहा, उन्हें टायर पे गोली मार दे रहा। फिर वो गोली मारने के बाद में एक हिंदी अखबार में फ्रंट पेज पे फोटो छपी कि अटैकर और कोई
बीजेपी का लीडर और एमआईएम का लीडर होटल में बैठ के कहीं डिस्कशन कर रहे थे 2 दिन पहले, वो फोटो आई हिंदी मिलाप, कोई अखबार नहीं, कोई अखबार है नॉर्थ का, उसमें आया, सारे टीवी चैनल्स में बात चली। तो मतलब ये था कि वहां पर यूपी इलेक्शन में उबाल नहीं आ रहा था, कड़ी में उबाल नहीं आ रहा था, बासी कड़ी में उबाल नहीं आ रहा था। लोग समझ गए थे कि भाई ये इंसान जो शेरवानी टोपी दाढ़ी पे अल्लाह रसूल के जो बातें कर रहा है, ये हमारे मुस्लिम वोट काट रहा है, इन्हें सेकुलर वोट काट रहा है, बीजेपी को यहाँ जिताने वाला है। तो ये ड्रामा रचे हो हमले का, उसका भी इफेक्ट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं उसमें, यानी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर वाकई इनके ऊपर हमला सही हुआ तो हम जब ही बोले कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराओ बोले, तो यूपी पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है आज तक। अच्छा, वाकया हो के 3 साल आ गया, अब तक उसका ना ट्रायल है, ना केस चल रहा, ना कुछ चल रहा उसका। अमित शाह जी ने सिक्योरिटी तो दी है लेकिन साहब को, देखिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद ऐसे दुश्मन है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, जिसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। वाहिद ऐसे दुश्मन है उन्होंने अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के, कि उनके ऊपर कोई ईडी केस नहीं होता। इन्हों वाहिद हिंदुस्तान में, इस दुनिया में एक ऐसे दुश्मन है असदुद्दीन ओवैसी, अमित शाह के और के नरेंद्र मोदी के, कि इनके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। एक छोटा वर्ड है डिसअप्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ इनकम। इन्हों जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने, इनके एफिडेविट में क्या है, आज इन्हों एमपी का एफिडेविट डाल रहे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के कहाँ पर आ गए। एक एमपी की सैलरी कितनी होती है, कि बहैसियत एमएलए सैलरी कितनी होती है, वो डिसअप्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ इनकम। खाली अगर गवर्नमेंट अगर वाकई इन्हों दुश्मन है उनके, तो जितने दुश्मन हैं आज पूरे जेलों में है। आप देखिए, आप शहाबुद्दीन का देख लीजिए क्या हो गया, आप आजम खां का देखिए क्या हो गया, आजम खां के बेटे का देखिए क्या हो गया, आप जो है यू नेम इट, जितने भी जो आज मुसलमानों के लिए लड़ रही, जा बीजेपी से लड़ रही, आप मुस्लिम ही नहीं, कई नॉन मुस्लिम जो सोशल एक्टिविस्ट है सब जेल में है आज। तो ये वाहिद ऐसी कैसी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा कि दुश्मन से इतनी मोहब्बत हो रही यहाँ पर। लेकिन काफी जायदादों के लिए तो साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते आप। सवाल ही नहीं है, मैं डिनाई भी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि 94 में अल्लाह ताला आपको बहैसियत एमएलए बनाने के बाद में 94 में आप यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मेंबर, एमएलए कोटे में आप, और वकील के कोटे में आपका आदमी, मुतवल्ली में आपका आदमी अकबर निजामुद्दीन, आप हुकूमत को डरा के अपने आदमी को चेयरमैन बनाते, म्यूचुअल आदमी को चेयरमैन बनाए 94 में। उमर जलील वाज द स्पेशल ऑफिसर कई दिन तक, 94 से लेके आप 99 तक मेंबर रहे, फिर आप 99 से लेके 2009 अल्लाह ताला आपको एमपी बनाया। तो फिर एमपी बनने के बाद में भी आप ही वक्फ बोर्ड के मेंबर है। एमपी के कोटे में आप, एमएलए कोटे में आपका आदमी, एमएलसी कोटे में आपका आदमी, मुतवल्ली आपका आदमी, चेयरमैन आपका आदमी, वकील आपका आदमी, यानी 10 आदमी के वक्फ बोर्ड मेंबर में 7 आदमी आपके हैं। बची भी है ना प्रॉपर्टीज वक्फ की। तो अब जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था जी, तो आपके प्रॉपर्टीज कुछ 79,000 एकर्स कुछ थे ऑल ओवर तेलंगाना। जब हिस्से हुए, तेलंगाना फर्स्ट टाइम बना, तो इसको जो है 53,000 कुछ तेलंगाना में आए, 30,000 कुछ ऐसा गए बोल के अप्रोक्सीमेट पिक्चर। आज परसों जब केसीआर साहब के 9 साल का दौर देखे तो आप मैंने सिर्फ 25,000 एकड़ जमीन ही है, बाकी की कहाँ गई बताइए आप जमीन पूरी। जब आप खुद जो है कि मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का था, आप बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर है, आप एमपी हैं, आप मुझे बताइए कि इनकी मर्जी के 100 गज के प्लाट पे आप घर नहीं बना सकते, आप बोरवेल नहीं डाल सकते, आप नल का कनेक्शन नहीं ले सकते, आप लाइट का कनेक्शन नहीं ले सकते, आपके घर में शादी है तो आप लाइट नहीं डाल सकते घर पे, आप जो है एरिया कारपोरेटर एमएलए को बगैर बुलाए आप शादी नहीं कर सकते, आपके घर में कोई त्योहार नहीं कर सकते। तो वक्फ की जायदादें इनकी बगैर मर्जी के कैसा जा सकते हैं। आप टोली मस्जिद का देखिए ना, उस्मान अल हाजरी बेचारे कितना लड़ रहे, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया उसको तोड़ दो बोल के। तो मैं उस वक्त हमारे कमिश्नर साहब के सामने बैठा हुआ था, बाद में जो चीफ सेक्रेटरी बने थे बिहार के जो थे, तो अजीज पाशा और उस्मान अल हाजरी ला के जजमेंट कॉपी दिए, साहब ये कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप। तो उन्हें हंस रहा कमिश्नर, मैं इम्प्लीमेंट करूँ क्या, हाईकोर्ट का जज पूछ रहा हूँ जजमेंट। इन्हों जाने के बाद में उन्हें किसी से फ़ोन पे बात करके फिर खामोश बैठ गया, फिर कंटेम्प्ट डाले ये लोग जाके हाई कोर्ट में। तो आपकी जायदादें देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया में आज वक्फ चैंपियन बन के रोले थे फिर रहे हूँ कि दिल्ली के हाल ही इलेक्शन के स्पीचेस में यूपी बिहार में बोल रहे हैं कि मैं अकेला लड़ते रहा,
सब खामोश बैठे रहे, मैं अकेला रो रो के बोल रही हूँ, मुँह बना बना के, वो टेढ़े बिंगे मुँह बना के स्पीच दे रहे हैं वहाँ पर। तो मैं सुन के हंसा। आप जिसको अंदर की बात मालूम है, तो वहाँ पर दिल्ली में मैं जब प्रेस को एड्रेस करा तो मैं 3-4 सवाल दिया कि आप जाओ जाके इनसे पूछो कि भाई आप वक्फ बोर्ड के मेंबर फ्रॉम 94 अप टू 2024 है नहीं है आप वक्फ बोर्ड के मेंबर। तो बहरहाल अब ऐसा है कि कोई जाके उनसे सवाल भी सही नहीं करता। लेकिन माफ करना, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो दरगाह हुसैन शाह वली का केस हाईकोर्ट में लड़ा था। यकीनन लड़े थे उन्होंने, दरगाह हुसैन शाह वली का नहीं लड़े उन्होंने। उस टाइम पे जब ISB फॉर्म हो रहा था जी, तो जिस ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जी, वहाँ पर आप देखिए कि 3 आदमी पेटिशनर थे उसमें। एक अकबरुद्दीन ओवैसी थे, एक महबूब आलम खान पेटिशनर थे, और एक हमारे जो MLC BRS के MLC थे, नाम याद नहीं आ रहा, मरहूम, उन्होंने भी पेटिशनर थे। तो ये आप मुसलसल लड़ रही, कितने सालों से लड़ रही, हाई कोर्ट में लड़ रही, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही। तो मुझे एक बात याद आई कि हमारे बचपने में जब इंडिया और चाइना का वार हो रहा था, तो वो ज़माने में रेडियो था, तो रेडियो सुनते थे लोग कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना चीन की सेना से मुकाबला किया और 12,000 मुरब्बे किलोमीटर हम पीछे हट गए। फिर दूसरे दिन आया कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना चीन की सेना से मुकाबला किया, 25,000 किलोमीटर मुरब्बा हम पीछे आ गए। फिर तीसरे दिन आया कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना चीन की सेना से मुकाबला किया, 30,000 मुरब्बा किलोमीटर हम पीछे आ गए। तो आज भी तकरीबन कितना की जो सचिन ग्लेशियर का जो एरिया है चाइना, तो ये बहादुर सेना लड़ रही, यहाँ पर कोर्ट में भी लड़ रही, सब लड़ रही। फिर उसके बाद में मांडवाली हो जा रहा हो, केस किधर जा रहा है क्या जा रहा नहीं मालूम उसमें। मैं बस यही आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना जो भी आपने हमें नॉलेज शेयर करी है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी आजकल बहुत सारी बातें अंदर की ऑफ कोर्स बाहर आ रही हैं। तो आप इस जरिए से आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि ऑडियंस को किस बात पे गौर करनी चाहिए? क्यों बार बार फिर यही चीज़ रिपीट हो रही है, वही पावर में आ रहे हैं? तो आप ऑडियंस को उस चीज़ में क्या देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ओल्ड सिटी में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है यहाँ पर। मेन पॉइंट, 6 महीने पहले कौन इंस्पेक्टर आएगा वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, 6 महीने पहले पूरे इंस्पेक्टर्स का तबादले होते हैं और सारे इंस्पेक्टर को भारी रकम दी जाती, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दिए जाता। अब जैसा रिसेंटली इलेक्शन में 4 घंटे मेरे को अरेस्ट करने के लिए एक IPS ऑफिसर को भारी रकम दिए थे, जो साउथ जोन के DCP थे उनको। दूसरी चीज़ ये होता कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन नहीं करवाता, यहाँ पर इलेक्शन के जो बल्दिया यानी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है GHMC, वो लोग इलेक्शन कराते। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहना, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कौन रहना, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहना, ये पहले से सेट होता है, इनको फलाने को देना चाहिए ओल्ड सिटी में। अब आप ये देखिए, जैसा आप बोगस वोटर्स के बारे में बोले, ये हम स्टार्ट किए थे 2004 से, हम वर्कआउट करते आ रहे हैं इसमें। मजीदुल्लाह खान फरद जो है पूरा वर्कआउट करके डोर टू डोर भिजा के, मेरे खुद घर में 16-3-527 चंचलगुड़े में हमारे घर में 38 लोग हैं, मगर मेरे घर में जो है 97 वोटर्स निकले। तो मैं खुद लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, क्या ये साजिश है, क्या पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पर अपने आप को वोटर बना रहे हैं, क्या बांग्लादेश के, क्या बर्मा के लोग आके वोटर बना रहे हैं, कुछ साजिश तो नहीं है मेरे को फंसाने की बोल के। तो आप बताइए, जब मेरे घर में खुद एक्स्ट्रा वोट्स डाल दे रहे हैं लोग, अगर आप जाके आपके घर की अगर नेट पे मार के वोटर लिस्ट निकालेंगे तो आपके घर में 10, आपके घर में 15 एक्स्ट्रा वोटर्स निकलेंगे। तो ये लोग जो है जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी महाराष्ट्र के परभनी, नांदेड़, निज़ामाबाद, ये तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ के फैमिलीज को यहाँ पर वोटर बना के रखे हुए वो लोग। 10 दिन पहले उनको लाते, यहाँ पर फ्लैट में कहीं उतार देते, और उतारने के बाद आप जब रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब मेरे अरेस्ट करे थे, उसकी मेन वजह ये थी कि जब बुरखापोश खवातीन आ रहे थे, तो हम भी लेडीज वॉलंटियर्स को रखे थे एज ए पोलिंग एजेंट। तो हम उनको ये बोल रहे थे कि आप आए वोट डालने के लिए, मैं आपके हस्बैंड का नाम अगर पूछा तो आप करेक्ट बोल देते, सिखा के भेजते वो लोग। अच्छा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर में और लोगों के नाम बोलो, तो आप नहीं बोल सक रहे। मैं बोल रहा हूँ आपके एक पड़ोसी का नाम बोलो, आपने, दैट मीन्स यू आर ए बोगस वोटर। तो हम ऐसा पकड़ ले थे, तो पुलिस वालों को गुस्सा आ रहा था। पुलिस वाले बोल रहे थे कि आप हमारे आगा के खिलाफ में काम कर रहे हैं आप। तो ये यहाँ पर जो है 40% ऑफ दी हैदराबाद पार्लियामेंट की बोलिए या 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट बिल्कुल फेक, मल्टीपल पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में भी, असेंबली इलेक्शन के बाद में वर्कआउट करे,
मैं फिरोज खान साहब बैठ के पूरा बाज़ाब्ता एक 30-35 लड़के लड़कियों को लगा के हम लोग पूरा एक्सेल से पूरा निकाल के लेके जाके, देखिए पहले हम रिटर्निंग ऑफिसर को देते जी, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को हम देते, फिर उसके बाद में हम लेके जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना को देते, फिर हम लेके जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को देते जी, ये वोटर्स नहीं निकलने की सूरत पे हम फिर जाके हाई कोर्ट में रिट डालते, हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डालते, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है ये बोगस वोटरों के ऊपर। मेरे पास कई ऐसे सबूत है कि मेरे नॉन पर्सन सऊदी अरब में है, उनका वोट यहाँ कास्ट हो गया, तो हम क्या करें, उन बाहर है सो उनसे मंगाए एक लेटर। अरे जिन्नों का छोड़ दो साहब, कई मुर्दे आके वोट डाल के जाते हैं यहाँ पर। आप बताइए, कई जो डिसलोकेटेड फैमिली से उन लोग आके वोट डाल के जाते, जो घर खाली करके कारवान चले गए कहीं न्यू सिटी में। रिसेंटली हाफिज बाबा नगर में और रैन बाजार में रोड वेडनिंग हुई। ये रोड वेडनिंग के लोग जिनका घर गया तो ये लोग कई जाके महेश्वरम में बस गए, लेकिन उनका वोट यहाँ कास्ट हुआ रिसेंट इलेक्शन में। तो ऐसे जो सिस्टम जहाँ पर बिगड़ा हुआ है, इससे क्या हुआ, आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि भाई पिछले इलेक्शंस जब होते थे तो हैदराबाद में जो है 95% पोलिंग होती थी हैदराबाद में ओल्ड सिटी में। बास ऐसे मुकामात है, मेरे वालिद जब इलेक्शन लड़े थे तो रीपोलिंग हुई थी। उसकी वजह ये थी कि कई बूथ्स पे जो है अगर 700 वोट है तो 710 वोट निकल गए वहाँ से, जो बैलेट में 10 भर के मार दिए। तो एक्स्ट्रा वोट कैसा निकले, 1-2 बूथ में बोल के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की रीपोलिंग कराए थे। तो यहाँ पर आज ये वोटिंग परसेंटेज आप बन के मारे तो 20% 25% ओरिजिनल वोटर निकल रहा। बाकी के लोगों का जो है जमहूरियत पे से, इलेक्शन प्रोसेस पे से उनका दिल टूट गया उनका। अरे क्या फायदा जाके वोट डाल के आ रहा, अपन या तो अपन गए जब तक वोट डल जा रहा अपना, या नहीं तो अपन किसको भी डालो उन्हें तो नहीं जीत रहा। तो ये जो एक डिलेमा आ गया पूरे लोगों में, इसको दूर करना चाहिए। याकुतपुरे में जो 42% पोलिंग हुई या 43%, ये बाकी के जो 50% लोग नहीं निकले उनको बाहर कैसा निकालने का है। लोग आना चाहिए बाहर, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं लेंगे तो ये बदलाव नहीं आएगा इसमें। इलेक्शन कमीशन क्या कोई ऐसा रिफॉर्म्स लाने चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि फेशियल रिकग्निशन एप्स की बात कुछ नहीं करना साहब, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को पूरा होके है। ऑलरेडी देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमारे प्रशांत भूषण साहब उसमें कुछ पिटीशन डाल के उसको रुकाए बोल के मालूम हुआ, क्या पता नहीं व्हाट आर हिज रीजंस। पूरा यहाँ पर हमारे कहीं भी GHMC में, ये पूरा हैदराबाद में बोलिए, आप तेलंगाना में बोलिए, मटेरियल इज रेडी, एक क्लिक करना है खाली। तकरीबन आप देखिए, आपका आधार कार्ड जो है, गैस के कनेक्शन को आधार कार्ड लगा हुआ है, आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं आधार कार्ड होना, आप बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं आधार कार्ड होना, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आपको आधार कार्ड होना। जब हर चीज के लिए आधार कार्ड है, मदर आधार कार्ड है, तो जब इलेक्शन एपिक कार्ड को आधार कार्ड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आधार कार्ड को अगर आप कर दिए, या नहीं कम से कम आप जो है थंब इम्प्रेशन अगर लेना स्टार्ट करें या आयरिश लेना स्टार्ट करें वोटर्स की, तो बराबर ये बोकसिंग नहीं होती इसमें और रियल लोग जीत के आ सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ हो जाए कि आधार कार्ड या फिर ऑफ कोर्स बायोमेट्रिक कुछ काम आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी हम पावर में देखेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि आप भी कुछ अपना जो भी आप अभी जाहिर कर रहे हैं वो सब करके गुजरे। चलिए, इंशाल्लाह इस चीज की तो दुआ है। नहीं, मैं एक चीज बोल के यहाँ पर खत्म करूंगा कि मुझे ये मीम टीवी स्टार्ट होने के बाद से जो अब्दुल खदीर साहब का जो आप लोग एपिसोड चलाए, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब्दुल खदीर से मैं बहुत करीबी रिलेटेड रहा। जब ये वाक़या भी हुआ था, जब हमारे वालिद साहब के थोड़ी दूर पे ये वाक़या पेश आया था, फिर उसके बाद में उनके साथ जो अजियतें हुई थी और उनके वालिद को जिस तरीके से दारुसलाम में जलील करके हकाला गया था, फिर बाद में उस बेवा को उनकी जो अहलिया को जो तकलीफ़ां दिए गए थे, ये सब का मैं ऐनी शायद गवाह था। वो एपिसोड देख के वाकई हमारे अब्दुल खदीर साहब की रूहानी खुश हुई होंगी कि कम से कम मेरे मरने के बाद में कोई मीम टीवी वाले तो है मुझे सही खराज अक़ीदत पेश करे। ऐसे और कई छुपे हुए मुजाहिदीन हैं जिनके ऊपर आप लोग वर्कआउट करिए। मैं आपसे बात किया कि मौलाना नसीरुद्दीन के ऊपर एक एपिसोड बनाइए, और हमारे जो मौलाना सुलेमान सिकंदर साहब गुजरे उनके ऊपर बनाइए। ऐसे कई मुस्लिम कम्युनिटी में अनमोल चीज़ें हैं,
तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मीम टीवी को फूले और फले। शुक्रिया खान साहब मीम टीवी के स्टूडियो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे नाजरीन को बोलिए प्लीज के मीम टीवी को, क्योंकि देखिए ओल्ड सिटी पुराने शहर में पानी तो साफ नहीं आता, तो ये मीम टीवी का मिनरल वाटर देखा मैं आपके जब भी टीवी आ रही है तो आई थॉट के जी, तो बहरहाल ये मीम टीवी के साथ साथ जो है पानी का बॉटल भी आप लोग खरीदिए, जब भी जहाँ पर भी देखेंगे रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह साफ पानी भी आपको मीम टीवी की तरफ से दिया जा रहा है।